एक रोज़ मौका पाकर मैंने चाचा से चक्कर चलाया। चाचा, इधर गंडा सिंह के कारखाने के पास मैंने एक काला शाह मुर्गा देखा है। अगर हुक्म करो तो किसी रोज़ ले आऊं। चाचा ने हुक्के की नैब परे हटाते हुए मुझे घूरा, फिर इधर उधर देखते हुए हौले से कहा, ओए काका, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चला रहा? मैंने कानों की लुओं को पकड़कर कहा, तौबा कर चाचा, अल्लाह दी कसमें मैं खुद अपनी आंखों से इस काले मुर्गे को देख कर आ रहा हूँ। चाचे ने इधर उधर देखकर जेब से चमकती हुई अठन्नी निकालकर मुझे पकड़ाते हुए कहा, काला मुर्ग ले आए तो एक और अठन्नी मिलेगी। शाबाश। अठन्नी थाम कर बाहर निकले, खूब खाया पिया, फिर फिल्म देखी। फारिग हुए तो फिक्र हुई कि अब चाचा का मुर्ग कहाँ से लाएं। स्टेशन की जानब निकल आए। रेलवे क्वार्टरों के पास मुझे एक काला मुर्गा दिखाई दिया, जिसके कुछ पर सफ़ेद भी थे। बड़े जत्नों से घेर गार कर उसे पकड़ा, सफ़ेद पर खींच निकाले, छुपते छुपाते घर की तरफ आ गए और पिछली गली से चाचा के घर पहुँचे। वो अपने भूत बंगले में था। बाहर सैन में चाची ने मुझे आड़े हाथों ले लिया। वे काका, तुम ये मुर्गा कहाँ से लाए हो? हमने जवाब दिया, चाचा के लिए ख़रीद कर लाए हैं। खबरदार, जो आइंदा ऐसी हरकत की, इस मर जाने ने तुम्हें भी इस काम पर लगा दिया है। तुम्हारे बाप को खबर हो गई तो तुम्हारे साथ वो हमें भी रगड़ा देगा। ला, मुझे दे ये मुर्गा और भाग जा, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चोरी का मुर्गा अठन्नी से खूब ऐश की। छोटी मोटी चोरियां घर और बाहर तो मैं करता ही रहता था। ये मुर्गे वाली चोरी हमारा पहला कारनामा था। चाचा को मुर्गा क्या मिला, जैसे मंजिले मुराद मिल गई थी। ये ऐसा मुर्गा था जिसकी चाचा को मुद्दों से तलाश थी। काला कलोटा, चोंच, पंजे, कलगी सब ही स्या। मेरा ख्याल था कमबख्त का खून, गोश्त और बीट भी काली ही होगी। चाचा ने मुझे बुलाया, एक और अठन्नी शाबाशी के तौर पर दी और साथ ही ये खुशखबरी दी कि अगर इस मुर्गे के वसीले से वो सोना बनाने में कामयाब हो गया तो मुझे भी ये तरकीब बताने के बारे में सोचेगा। मैंने कमाल मासूमियत से चाचा से पूछा, चाचा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था, तुम मुर्गे से सोना कैसे बनाओगे? चाचा हुक्के का कश लेते हुए नरमी से मुस्कुराते हुए बताने लगा, काका, बस देखते जाओ मैं सोना कैसे बनाता हूँ। ये तुम्हारी चाची और इधर उधर के लोग जो मेरे बारे में उल्टी सीधी हाँकते रहते हैं, यही मेरी तारीफ़ें किया करेंगे और मुझसे आकर सोना मांगा करेंगे। बस ज़रा एक महीना गुजर लेने दो, फिर देखना। एक महीना? मैंने महीने को बहुत लंबा खींचते हुए कहा, हाँ, सोना यूं ही तो नहीं बन जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चाचा मुझे लेकर झोंपड़े के अंदर आ गया। मेरा रंग फक था, दिल धक धक करने लगा। कहाँ मैं और कहाँ ये मुकाम, अल्लाह अल्लाह। चाचे कुकड़ का झोंपड़ा डरता डरता साथ अंदर पहुंच गया था। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू, मिट्टी और पत्थर के अजीबो गरीब बर्तन, बोतलें, बरनियाँ, संगे मरमर के खरल, जड़ी बूटियाँ, शीशे के मर्तबान जिनमें शायद मुख्तलिफ तेज़ाब थे, लकड़ी, कोयले, गोबरियाँ, उपले और एक चौबी कुफल बंद अलमारी, किसी जादूगर की गार की तरह मनहूस, खौफनाक और तारीक। एक तरफ रीछ और शेर की खाल बमा, सर, जबड़े, दांत लटकी हुई दिखाई पड़ी तो मारे खौफ के मेरी गिगी बंद गई। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया? चाचा तो मुझे यहाँ भून कर खा जाएगा। मैं भागने ही वाला था कि चाचा बोला, काका, घबराना नहीं, ज़रा अंधेरा है, तुम पहले फ़र्द हो जिसे मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से लाया हूँ। तुम्हारी तो चाची भी कभी यहाँ नहीं आई। इतना कहकर वो मुझे तारीक कोने में पड़ा हुआ टूटे घड़े का पेंदा दिखाने लगा, जिसमें एक काली डायन खौफनाक बड़ी सी मुर्गी बैठी खूनबार आँखों से हमें देख रही थी। इसकी पतली सी सुर्ख ज़ुबान चोंच के बाहर निकली लरज़ रही थी। चाचा ने इसे पिचकारते हुए ज़रा परे सरकाया।
चूं चूं करते काले काले चूजे दिखाई दिए। मैं हैरत से इन्हें तकने लगा। इसने एक नन्हा सा चूजा मेरी हथेली पर रख दिया। मैं चूजे में मगन हो गया। चाचा मुर्गी को हटाकर टूटे हुए अंडों के छिलके साफ करने लगा। मैंने देखा घड़े का पेंदा चूजों से भरा हुआ था। सफाई सुथराई करने के बाद चाचा मुझे लेकर बाहर आ गया। नन्हा रेशम जैसा काला चूजा मेरी हथेली पे चूं चूं कर रहा था। मैं समझ रहा था ये चूजा मुझे इनाम के तौर पर दिया गया है। चाचा, मैं ये चूचा ले जाऊं? काका, तू इसे लेकर क्या करेगा? ला मुझे दे और तू घर भाग जा। शाम से पहले आना। मैंने तेरे वाले कुक्कड़ को दवा खिलानी है, तू मेरी मदद करना। खबरदार किसी को बताना नहीं, वरना तू सोना नहीं बनाना नहीं सीख सकेगा। मैं 2-4 अल्लाह की कस्में खाकर वादा करके बाहर निकल आया। तबीयत में इतना हिजान कि घर आते ही चारपाई पे पड़ गया। दिन को मैं कभी नहीं सोया था, मगर ऐसी नींद और दिन को ऐसे ख्वाब। मैंने सोने के तारों के कपड़े पहने हुए हैं, सर पे सोने का ताज, सोने के जूते। मेरा घर खालिस सोने की ईंटों का है। घर का हर बर्तन चमकते हुए सोने का बना हुआ। मेरी साइकिल, छरों वाली बंदूक, बस्ता, किताबें, कलम दुआत, हर चीज़ सोने की। सोकर उठा तो सीधा ऊपर कोठे पे चढ़ गया। दीवार के सुराखों से इस तरफ झांका। चाचा हुक्का दरे गोलियां बट रहा था। मैं दीवार फलांग कर इधर कोठे पर उतर गया। चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। वो मुझे देखते ही कहने लगा, तू मेरा बेटा तो पहले ही था, आज से शागिर्द भी हो गया है। ले ज़रा कुक्कड़ को पकड़, इसको खुराक दे लें। कुक्कड़ रस्सी से बंधा हुआ था। रस्सी से आज़ाद करके मैं किसी बच्चे की मानंद इसे गोद में लेकर बैठ गया। चाचा इसकी चोंच खोलकर मोटी मोटी गोलियां इसके हलक में उतारने लगा। अजीब सी नागवार बदबू मेरे नथनों में घुस रही थी। अजीब सी काली काली गोलियां थीं, जैसे तारकोल से बनी हुई हों। बेटा, बदबू से ही खुशबू फूटेगी, राजदानाना लहजे में बताने लगा। जो चूज़ा मैंने तुझे दिया था, ये उसी का गोश्त, तांबे के बारीक ज़र्रात, काला तीलिया, कच्चा शिंगरफ और कुश्ता पारा से बनी है। तू आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को जान जाएगा, फिलहाल सिर्फ देखता जा। गोलियां खाकर मुर्गा बेसुध पड़ गया। चाचा ने मुझे भी भगा दिया, क्योंकि चाची नमाज से फारिग होकर बाहर आने वाली थी। भागम भाग घर आया। एक पुरानी डायरी में इन दवाओं के उल्टे सीधे नाम दर्ज किए। खुशी और सनसनी अंग अंग से फूट रही थी। किसी न किसी तौर दिन गुजरा। रात आई। रात क्या थी, ख्वाबों की बारात थी। सारी रात मैं ख्वाब देखता रहा, अजीब ख्वाब जो पहले कभी ना देखे थे। हर तरफ चमचम चमकता हुआ सोना। मेरा जिस्म भी जैसे सोने का बन गया हो। बैट, बल्ला, हॉकी, गेंद, फुटबॉल, ईंट, रोड़े, पत्थर, बिजली के खंभे, तारें, ताले, घर के सारे बर्तन, हर तरफ सोना ही सोना। अजीब सुनहरी दिन थे। मैं हर रोज़ शाम के वक्त वहाँ पहुँच जाता। चाचा ने गोलियां बट रखी होती। मैं कुक्कड़ थामता। खा पी कर कुक्कड़ किसी चरसी की तरह टुन्न हो जाता। चंद ही दिनों में वो खूबसूरत मुर्गे से एक अजीबुल खलकत सी चीज़ बन गया। यूं दिखाई देता जैसे वो मरीख से फरार होकर सीधा चाचे कुक्कड़ के घर आ गया हो। गर्दन और जिस्म खूबसूरत परों बालों से खाली, सिर्फ बाजुओं और दुम पर चंद ढीले ढीले डंठल ठड्डे रह गए थे। कलगी में जैसे हवा सी भर गई। अलहदा ही सर पर दरी नजर आती। आंखें चिट्टे सफ़ेद मोतिये से धुआं भरी। सब्ज नीली गलाजत से लुथड़ी हुई सुर्ख पीठ मकद उलट कर बाहर निकल आई थी। चोंच टेढ़ी, बालों से खाली सीने और पेट पर घूमड़ से उभरे हुए थे। इसे किसी तौर पर मुर्गा नहीं समझा जा सकता था। मुर्गे का भूत अगर कोई हो सकता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। चाचा एक चम्मच से इसकी बदबूदार बीट कुरेद कुरेद कर एक शीशे की बरनी में डाल रहा था। चाचा, इस गलाजत का क्या करोगे?
میں نے ناک پہ ہاتھ دھرتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ کاکا چپ۔ وہ ہونٹوں پہ انگلی دھرتے ہوئے مہین سی آواز میں بتانے لگا، یہی تو اصل مسئلہ ہے، بس 15 روز تمہیں اور میری مدد کرنی پڑے گی۔ چاند کی آخری تاریخ ہم سونا بنانے کا عمل شروع کریں گے۔ 4-5 روز بعد چاچا اور میں نے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے لیا تو چاچا نے اب مجھے ہر مرحلہ و عمل میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر میرا یہ عالم کہ اسکول سے آئے تو بہانے سیدھے چاچا کے گھر، دوستی یاری موقوف، آوارہ گردی ختم، فلم بینی بند۔ بہانہ یہ بناتا کہ میں چاچا سے کتابوں کاپیوں کی جلد بندی سیکھ رہا ہوں۔ کاپیاں کتابیں میں ساتھ لے جاتا، ایک کاپی نما ڈائری پہ نسخے بھی لکھتا رہتا۔ جیسے جیسے چاند گھٹتا جا رہا تھا مرغے کی نحوست اور نکات بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں دکھائی دیتا جیسے وہ وقت مقررہ سے پہلے ہی کوئی عفریت بن کر معدوم ہو جائے گا، پلپلی سی لوت کی لوت جیسے کسی ڈیلے سے غبارے میں نیل بھر کر الٹا لٹکا دیا ہو۔ آخری تاریخ اس کی آنکھیں پانی ہو کر بہہ گئیں، وہ نیم مردہ کشتہ اجل مٹی کی کنالی میں پڑا تھا۔ اس لمحے کے انتظار میں چاچا اور میں نے بڑا کشٹ بھوگا تھا۔ چاچی کو ایک منصوبے کے تحت میکے بیگو والا فصل کے چاول لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ہم دونوں استاد شاگرد بڑی خاموشی رازداری سے مصروف عمل ہو گئے۔ متعلقہ سامان تو کئی دنوں سے پیشگی تیار کیا ہوا تھا، تانبا، تیزاب، چاندی، سیماب، ابرک کا بورا، شنگرف، کچا تیلیا، گابن اونٹنی کی گوبریاں، پرانے کپڑے کی پٹیاں، اپلے ملتانی مٹی، بڑی سی کچی ہانڈی، سیاہ سانڈ کی کلیجی، مہینہ بھر سے اکٹھا کیا ہوا شیشے کے مرتبان میں مرغ کا فضلہ، کلئی کا کشتہ وغیرہ۔ چاچا نے بڑے بے دردی سے تیز چھری سے مرغ کے نیچے پیٹ پر شگاف لگایا، آنتیں باہر نکال کر پوٹا علیحدہ کیا، پوٹا چیر کر بیٹ نکالی، اسے پہلے والی بیٹوں کے مرتبان میں ڈال کر ملا دیا، پھر سب دانتیں، کشتے اور کلیجی مرغ کے پیٹ میں بھر کر اوپر گیلی مٹی سے لتھڑی ہوئی کپڑے کی پٹیاں لپیٹ دیں، بالکل جیسے قدیم مصری اپنے مردوں کو لپیٹا کرتے تھے۔ میں چاچا کی مدد کر رہا تھا، ایسے ہی جیسے مردہ نہلاتے وقت یا آپریشن کے دوران مددگار ساتھی کرتے ہیں۔ چاچا بڑی مستعدی سے پٹیاں لپیٹ رہا تھا، میں لمبی لمبی پٹیاں مٹی کے کیچڑ میں بھگو کر اسے دیتا جاتا۔ مرغا اچھا خاصا گڑھے کے سائز کا وزنی گولا بن گیا۔ سائیکل کے پہیے کے گولائی کا ایک گڑھا پہلے ہی تیار تھا، جس کے اندر بڑی ترتیب سے اونٹنی کی گوبریاں رکھی گئیں۔ گولا رکھ کر چاروں اطراف اپلے رکھ دیے گئے، اوپر مٹی پہ مزید اپلوں کا ڈھیر رکھ کر آگ دکھا دی۔ اب چاچا ہاتھ منہ دھو کر کاٹھ کباڑ سمیٹ کر حقہ بھر کے چرپائی پہ بیٹھ گیا۔ کاکا، آج رات تم نے سونا نہیں، ورنہ سونا کچا رہ جائے گا۔ گھر جاؤ، نہا دھو کر نماز پڑھو اور خوب گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ میں تو ادھر سے ساری رات بیٹھا آگ کا حساب لگاتا رہوں گا۔ کاکا، اس کیمیا گری میں آنچ کا حساب ہی ساری کاریگری ہوتی ہے۔ تمہارے باپ کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی یہاں بٹھاتا۔ خیر، اب تم جاؤ اور دیکھو لیٹنا اوپر کوٹھے پہ، ہو سکتا ہے تمہاری ضرورت پڑے۔ میں بڑی بے دلی سے گھر چلا آیا، نہا کر اوپر کوٹھے پہ مصلی بچھا کر سونے کی کامیابی کے لیے نفل پڑھنے لگا۔ گائے گائے دیوار کے سوراخوں سے چاچا کے صحن میں بھی جھانک لیتا۔ دھیمی آگ لپکتے شعلوں کے عکس میں چاچا کا چہرہ سونے کی طرح چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ 10-12 نفل پڑھ کر رات کسی پہر میں مصلی پر ہی سو گیا۔ وہی چمکتے دمکتے سنہری خوابوں کا تانتا بن گیا۔ کوئی مجھے ہولے ہولے پکار رہا تھا، پہلے تو خواب ہی سمجھا، مگر ایک چھوٹا سا کنکر جب میرے چہرے سے ٹکرایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ادھر چاچا دکھائی دیا جو مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہا تھا۔ بنیرا پھلانگ کر ادھر اتر گیا۔
चाचा बदहवास सा मेरा हाथ थामे सीढ़ियाँ उतर रहा था। सोना बन गया चाचा? मैंने बेसब्री से पूछ लिया। चाचा बुखलाया हुआ था। आधी सीढ़ियों पे रुकते ही कहने लगा, नीचे बेगों वाले से तुम्हारी चाची के 2 रिश्तेदार आए बैठे हैं। उन्होंने ये बुरी खबर दी है कि तुम्हारी चाची को सांप ने डस लिया है। उसकी हालत बड़ी ख़राब है। मेरा फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। दवाएं मैं साथ लिए जा रहा हूँ। तुम ये चाबी संभालो, यहाँ किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं पहुँचते ही उसे हर हालत में यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। अलाव की तपश सुबह तक ठंडी पड़ जाएगी। तुम इसके करीब मत जाना। सिर्फ अपने कोठे से निगहदारी करते रहना। दोपहर तक मैं वापस ना पहुँचा तो गड्ढे के ऊपर मट्टी डालकर बराबर करके ऊपर चारपाई बिछा देना। तुम्हें फिर ताकीद कर रहा हूँ कि गली का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। गड्ढे की राख को मत हटाना। ऊपर मट्टी डालकर चारपाई बिछाना। खबरदार किसी से जिक्र न करना। ये लो 2 रुपये पास रखो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप बाबा मोहम्मद ज़िया ख़ान साहब की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम लोगों को क्या बेहतर करना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।